Thank you, Manal. So let's start with the revision. And guys, let's continue with atomic structure. ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर. एंड इन एटॉमिक स्ट्रक्चर लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था रेडियस और वेलोसिटी. ठीक है, तो इवन टुडे वील डील विद अ लॉट ऑफ सम्स. ठीक है, आज भी बहुत सारे सम्स ही होने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद रिवीजन. एंडिंग में थोड़ी सी थियरी रहेगी, बट अभी अच्छा, टेस्ट में तुम लोग अगर पूछ रहे हो तो टेस्ट में तुम लोग मैक्सिमम तो तुम लोगों को एक्सपेक्ट करना है थियरी रहेगी, क्योंकि पहली टेस्ट है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट. ठीक है, तो ज्यादा करके अगर 10 क्वेश्चन पूछने वाला हो तो उसमें से 6 क्वेश्चन में थियरी के पूछूंगा, ऐसे ट्राई करूंगा. एंड 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल. बट रिमेंबर दिस कि मुझे न्यूमेरिकल्स पूछने में ज्यादा मजा आता है. ठीक है, बट फर्स्ट टेस्ट है तो तुम लोगों को थोड़ा इजी दे दूंगा. ठीक है, एंड चश्मा लग नहीं गया है मुझे. दीज आर जस्ट लैपटॉप ग्लासेस. ठीक है, स्क्रीन ग्लासेस है बाकी. थैंक यू, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, आई लाइक इट. ओके, तुम लोग फर्स्ट 11th के स्टूडेंट्स हो जो एंटी क्लियर है, ये करेक्ट बोल रहे हो. तुम लोग फर्स्ट 11th के स्टूडेंट हो जो इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, नहीं तो यूजुअली कोई नहीं कर रहा था. थैंक्स फॉर दैट. ओके, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं विथ रिवीजन. फर्स्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या क्या देखा था, रेडियस देखी थी. एक रेडियस इन nth ऑर्बिट, उसका फॉर्मूला क्या था गाइस? 0.529 इनटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम. ठीक है, ये पहला फॉर्मूला था. एंड सेकंड फॉर्मूला, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इज 2.18 into 10 raised to 8 into z upon n into z upon n सेंटीमीटर पर सेकंड. तो ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने किए थे गाइस. अगर तुम लोगों को याद होगी तो हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी डेरिवेशन की थी, बट हर एक डेरिवेशन के बाद मैंने तुम लोगों को बताया था वो बड़ा जो फॉर्मूला है वो हम लोगों को याद रखना है ही नहीं. हम लोगों को ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज याद रखने. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज हम लोगों ने लास्ट टाइम देखे थे, इसके अलावा और कुछ नहीं किया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ थर्ड पैरामीटर, थर्ड मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, which is energy of electron. Energy of electron revolving in nth orbit. ठीक है, तो nth ऑर्बिट में एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते वक्त यूज करता है उसे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं. तो चलो देखते हैं. अब मुझे बताओ, कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करते वक्त वो कौन सी एनर्जी शो करेगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्यूशन के टाइम वो कौन सी एनर्जी शो करेगा? काइनेटिक एनर्जी शो करेगा. वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो. तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कैन शो काइनेटिक एनर्जी, इतना मानते हो? ये इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इट कैन शो काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट. तो ये काइनेटिक एनर्जी है. एंड मुझे बताओ गाइस, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है? What is the formula for kinetic energy? This can be there in next tomorrow's exam. ये भी आ सकता है, डोंट वरी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं. तो हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट बोल रहे हो. तो हाफ एम वी स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी. ओके, अब गाइज मुझे बताओ, जस्ट गाइज काइनेटिक के साथ मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्या? ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्या? दे आर अट्रैक्टिंग. If they are attracting, guys, if they are attracting each other, then do they have potential? Do they have potential energy? इनके बीच में potential energy है क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपक नहीं जा रहे, ये ऐसे चिपक तो नहीं जा रहे, बट दे हैव पोटेंशियल टू अट्रैक्ट ईच अदर. तो मुझे बताओ, दे ऑल्सो हैव विच एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी. दे ऑल्सो हैव विच एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बताया था कि Q1 Q2 ऑन आर. कुछ याद आ रहा है? कुछ मेमोरी रिफ्रेश हो रही है कि हम लोगों ने एक जमाने में पढ़ा था बहुत पहले, आई गेस थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था, जिसमें के की वैल्यू अगर सीजीएस यूनिट है, और मैंने तुम लोगों को बताया था हम लोग उस जमाने की चीजें पढ़ रहे हैं जहां पे हम लोग सीजीएस यूनिट यूज करते थे. तो के की वैल्यू सीजीएस में कितने रहती है? 1 रहती है. दिस इज नॉट कूलम्स लॉ गाइस, दिस इज नॉट कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ में नीचे आर स्क्वायर आता है, पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पे सिर्फ आर आता है. अब के इज इक्वल्स टू 1 एंड प्रोटॉन के चार्ज को मैं बोल रहा हूं Q1. ठीक है, प्रोटॉन के चार्ज को मैं Q1 बोल रहा हूं. अब मुझे बताओ गाइस, यहाँ पे एक ही प्रोटॉन हो, ये कंपलसरी है, ये एक से ज्यादा हो सकते हैं. यहाँ पे
एक ही प्रोटॉन हो, ये कंपलसरी है या एक से ज्यादा प्रोटॉन हो सकते हैं? मोर देन वन, देयर कैन बी मोर देन वन प्रोटॉन, ठीक है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर Z। आर यू फॉलोइंग इट? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर विच इज Z, एंड उनके ऊपर का चार्ज रहता है, एक प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज रहता है E, तो दो के ऊपर हो जाएगा 2E, तीन के ऊपर हो जाएगा 3E, 4E, 5E, ऐसे करते करते अगर Z प्रोटॉन है तो ZE। कोई शक? अब इलेक्ट्रॉन एक बनाया है मतलब एक ही होगा, इलेक्ट्रॉन अगर एक ड्रॉ किया है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एंड एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर के चार्ज को मैं Q2 बोलने वाला हूं, जिसका चार्ज रहता है E। एनी डाउट? तो ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, इन दोनों की वैल्यूज और K की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। K की वैल्यू 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब Q1 की वैल्यू ZE इंटू Q2 की वैल्यू E डिवाइडेड बाय R, विच बिकम्स ZE स्क्वायर अपॉन R। बस यहाँ पे गाइज हम लोगों को एक छोटी सी चीज याद रखनी है, देयर इज अ माइनस साइन, देयर इज अ माइनस साइन। अब ये माइनस साइन कहाँ से आया? तो ये माइनस साइन, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन का, ऐसे बोल सकते हो दैट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर attracted are attracted towards each other, attracted towards attracted towards each other। याद रखो गाइस, नेगेटिव साइन पोटेंशियल एनर्जी का हमेशा यही डिनोट करता है कि दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। अगर प्लस साइन आता तो दे आर रिपेल्ड बाय ईच अदर। तो ये दो एनर्जी समझ में आ गई क्या? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब गाइस, इन दोनों के अलावा भी हम लोग फिजिक्स में और एक एनर्जी पढ़ते हैं, इन दोनों के अलावा हम लोग फिजिक्स में भी और एक एनर्जी पढ़ते हैं। वो एनर्जी कौन सी है? इसके अलावा काइनेटिक और पोटेंशियल, इन दोनों के एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, तुम लोगों को लिखना बाकी है क्या? ओके, लिखते रहो गाइस, मेरे साथ ही थोड़ा थोड़ा हल्लू हल्लू लिखते जाना। तो हम लोग काइनेटिक और पोटेंशियल इन दोनों के एडिशन को क्या बोलते हैं? काइनेटिक और पोटेंशियल इन दोनों के एडिशन को क्या बोलते हैं? टोटल एनर्जी। क्या बोलेंगे? टोटल एनर्जी। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है टोटल एनर्जी में, हम लोगों को सिर्फ काइनेटिक या फिर पोटेंशियल में इंटरेस्ट नहीं है, टोटल एनर्जी में इंटरेस्ट है, जो तुम लोग फिजिक्स में बहुत बार करोगे। ठीक है, तो गाइज ये पहले हम लोग डेरिवेशन करते हैं, फिर मैं तुम लोगों को लिखने के लिए टाइम दे देता हूँ थोड़ा सा, पहले कंप्लीट करते हैं फ्लो फ्लो में। अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब तो टोटल एनर्जी विल बिकम इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv square plus potential energy is minus ze square upon r। गाइस मुझे बताओ, हाफ mv स्क्वायर और z स्क्वायर अपॉन r, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो क्या? इन दोनों को तुम ऐड कर सकते हो क्या? व्हाट इज Q2? अरे Q2 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज E। इन दोनों को हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों का मीनिंग ही पूरा डिफरेंट है। तो अब हम लोगों के पास बोर्स का बोर्स के पॉस्टुलेट्स में से एक सेकंड इक्वेशन निकली थी, उसको हम लोगों को यूज कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन क्या थी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सेकंड इक्वेशन उन्होंने डिराइव की थी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गिवन बाय mv स्क्वायर अपॉन r, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है गाइस? अब मुझे mv स्क्वायर चाहिए, सिर्फ mv स्क्वायर चाहिए ना, तो mv स्क्वायर के लिए r और r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू ze स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे हाफ भी चाहिए, तो हाफ से भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ z स्क्वायर। मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम? ओके, तो ये फॉर्मूला अभी हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले, ठीक है सर?
हाँ बीच नीचे में बाय आर नहीं आया, सॉरी, डिवाइडेड बाय आर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, लेट मी रिपीट अगेन, ये जो पॉस्टुलेट था एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हम लोगों ने बोर्ड्स के फिफ्थ पॉस्टुलेट या फिर मेन पॉइंट में ये फिफ्थ पॉइंट था जो हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे आर और आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब मुझे हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए था, तो हाफ एम वी स्क्वायर के लिए मैंने दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो हाफ एम वी स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू दैट ऑफ हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। दैट्स इट। अब ये वैल्यू हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब गाइस, इसमें से हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं, इसमें से हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर कॉमन निकल जाएगा, एंड ब्रैकेट में बचेगा हाफ माइनस वन। मुझे बताओ हाफ माइनस वन का आंसर क्या आएगा, हाफ माइनस वन का आंसर क्या आएगा, माइनस हाफ, माइनस हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज द फाइनल आंसर फॉर टोटल एनर्जी। मुझे बताओ, ये फॉर्मूला तुम लोगों को किसी भी एंगल से कुछ काम का लग रहा है क्या, ये फॉर्मूला तुम लोगों को किसी भी एंगल से कुछ काम का लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो इसे थोड़ा एक्सपांड कर देते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग इसे यूज कर सके। तो आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। अगेन ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना है नहीं, सिर्फ डेरिवेशन डिराइव करते वक्त मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो टोटल एनर्जी क्या बन जाएगी, टोटल एनर्जी क्या बन जाएगी, माइनस हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन, अब आर के बदले तुम लोग वैल्यूज पुट करो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। ये टू और ये फोर कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे टू आ जाएगा, आंसर क्या बचेगा। अब देखो गाइस, अच्छे से देखना, ये नीचे वाली पूरी टर्म ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो नीचे वाली पूरी टर्म ऊपर अगर चली गई तो आंसर क्या आएगा, टू, नीचे ही लिख देते हैं इसके, आगे लिखने के बदले टोटल एनर्जी, जिसे अभी हम लोग एनर्जी सिर्फ बोलेंगे, विल बिकम माइनस टू पाई स्क्वायर, नीचे से ऊपर चला गया, एम नीचे से ऊपर चला गया, जेड नीचे से ऊपर गया, पहले से ऊपर जेड था तो जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर ई रेस टू फोर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचेगा, एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। गाइज मुझे बताओ, अभी तुम लोगों के मन में आ रहा होगा साला इससे बदले तो पहले वाला ही फॉर्मूला अच्छा था, ये नीचे वाले फॉर्मूले के कंपैरिजन में पहले वाला फॉर्मूला तो बहुत इजी था। तो अगेन, ये सब याद नहीं रखना है, ये सब याद नहीं रखना है, हम लोगों को याद क्या रखना है, फाइनल आंसर। देखो टू कांस्टेंट है, आई स्क्वायर कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट ही है। तो ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू जब हम लोग ऐड करते हैं, लिखते हैं, तो फाइनल आंसर जो मिलता है वो बनता है माइनस 13.6, जेड स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एंड यूनिट आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीजीएस यूनिट गाइस, सीजीएस यूनिट, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। एंड गाइस मुझे बताओ, ऊपर वाला फॉर्मूला या फिर उसके बाद जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया वो सब छोड़ के ये लास्ट वाला फॉर्मूला, ये याद रख पाओगे क्या, सिर्फ इतना याद रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज याद रखनी है, इतना याद हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, बस इतना ही याद रखना है फिर तुम लोगों को। गैस दिख रहा है क्या, देखो जूम करके एक बार अच्छे से दिख रहा है क्या, चलो लिख के कंप्लीट करो फिर, ये लिख के कंप्लीट करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से लिखना, टेक योर टाइम, आफ्टर दैट विल सॉल्व क्वेश्चंस।
ओके गाइस, डन। तो वेरी नाइस। अगर एयरलेस खरीद लिया तो बहुत अच्छी बात है। एंड En stands for energy in nth orbit. En is number of orbit, तो En stands for energy in nth orbit. तो गाइस, सॉल्व करना स्टार्ट करें इसके ऊपर क्वेश्चन। शुड वी स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन दिस? ओके। अच्छा, लिखना अभी भी बाकी है? अरे जल्दी लिखो। कितना टाइम लगेगा फिर भी? कहाँ पे लिखना बाकी है? कितना बाकी है? देखो, इज इट सफिशिएंट? टोटल एनर्जी बाकी है, चलो ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो टोटल एनर्जी। बहुत टाइम ले रहे हो। किन किन लोगों का लिखना बाकी है, हैंड रेस करो। जिन लोगों का लिखना बाकी है हैंड रेस करो। अगर बहुत लोग रहेंगे तो मैं रुक जाऊंगा। 5, 6, 7 के, बहुत कम लोगों का ही बाकी है। गाइस डोंट वरी, अगर तुम लोगों का लिखना बाकी भी है तो बाद में मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम लोगों को राइट अप सेंड कर दूंगा। नोट्स कंप्लीट कर लोगे तुम लोग। अभी के लिए ये फॉर्मूला याद रखो सिर्फ। ई एन इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक काम करो, जस्ट एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर तुम लोग भी आराम से लिख पाओगे। एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, तो होपफुली लिख के स्क्रीनशॉट लेके हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अभी। नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग पार्ट सबसे ज्यादा रहता है क्वेश्चंस का। याद रखो, क्वेश्चंस सॉल्व करना तुम लोगों को इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। ठीक है, अरे माय ग्लासेस, करेक्ट। यूजुअली अभी आदत नहीं है ना 0 नंबर की ग्लासेस पहनने की। ओके, तो क्वेश्चन। अब कैलकुलेट, ये क्वेश्चन जो अभी हम लोग लेने वाले हैं ना, वो तुम लोगों को उसके आंसर्स बाय हार्ट करके रखने हैं। उसका रीजन क्या है वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। तो फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन हाइड्रोजन एटम इन इट्स नंबर वन फर्स्ट शेल। ये तुम लोगों को गाइस वैल्यूज बाय हार्ट करके रखनी है। रीजन तुम लोगों को पता चल जाएगा, शॉर्टकट के लिए हम लोग बाय हार्ट करने वाले हैं। सेकेंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। चलो गाइस, जल्दी जल्दी इनके आंसर निकाल के दिखाओ। तुम लोगों को मैं चाहिए तो फर्स्ट शेल के लिए निकाल के दिखाता हूँ, तुम लोगों को पता ही है मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ए, फर्स्ट शेल के लिए देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन एटम दिख जाए तो तुम लोग बोलोगे जेड की वैल्यू हो गई, एटॉमिक नंबर हो गया 1। फर्स्ट शेल मतलब एन की वैल्यू 1, सेकंड के लिए एन की वैल्यू 2, थर्ड के लिए एन की वैल्यू 3 एंड फोर्थ के लिए एन की वैल्यू 4। ठीक है, तो E1 इज -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। तो इसका यूनिट रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर आएगा, ध्रुवा करेक्ट बोल रहे हो, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, 1/1 1 हो जाएगा। तो आंसर रहेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई शक? ठीक है, तो गाइस एक साथ चारों के चारों आंसर मुझे चाहिए। 13.6 तो हो गया। हाउ एनर्जी इज नेगेटिव? अरे अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में तुम लोगों को इसका रीजन देता हूं, तब तक किसी को और को अगर इसका रीजन पता चल रहा है तो मुझे बताओ। मैंने एक जगह पे नेगेटिव साइन का मीनिंग लिख के दे दिया है आज के लेक्चर में। बताओ, एनर्जी नेगेटिव होता है तो क्या मीनिंग रहता है? एंड बाकी के आंसर निकालो। हाँ करेक्ट बोल रहे हो सानिका, अट्रैक्शन। ठीक है, अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहते ही है, तो दैट इज द रीजन। भूमि करेक्ट बोल रहे थे। ओके गाइस, सारे चारों के चारों आंसर एक साथ मुझे चाहिए। चारों के चारों आंसर मुझे एक साथ चाहिए। रुद्रा करेक्ट बोल रहे हो, रश्मि करेक्ट है। ओके, तो अभी चारों के चारों आंसर मुझे एक साथ सेंड करो जल्दी। गाइस बाय द वे, मैंने तुम लोगों को कभी कोई टेस्ट दी है कि नहीं आज तक, क्विज?
क्विज आई गेस मैंने तुम लोगों के बैच में कभी क्विज दी ही नहीं है ना? ओके, नहीं हुई है ना? ओके, बाकी बैचेस में हो रही है बट तुम लोगों के बैच में नहीं हो रही है, बिकॉज तुम लोगों का अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसके ऊपर मैं एडेड नहीं हूँ। तो ठीक है, कल तो तुम लोगों की एग्जाम ही है, कल के एग्जाम के बाद मैं तुम लोगों को याद से क्विज की लिंक सेंड कर दूंगा। तो हम ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। आज व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है ना? ठीक है, मैं खुद ऐड हो जाऊंगा उसमें आज। ओके। हिया, आपने एक छोटी सी मिस्टेक की है। आपने एन स्क्वायर से डिवाइड करने के बदले एन स्क्वायर ऊपर ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया। आपने एक छोटी सी मिस्टेक की है, प्लीज रेक्टिफाई इट। ओके। ध्रुवा करेक्ट आंसर है, माधुरी करेक्ट आंसर है, निहारिका करेक्ट आंसर है, कृष्णा करेक्ट आंसर है। जस्ट अ मिनट गाइस। वेरी करेक्ट आंसर है, सिद्धार्थ करेक्ट आंसर है, कृष्णा अमेय करेक्ट। कृष्णा आपने माइनस साइन लिखना भूल गए आई गेस। रुद्रा करेक्ट आंसर है। ओके, तो चलो गाइज अब मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ जिन लोगों को डिफिकल्टी जा रही होगी। गाइज तुम लोगों को ये याद रखनी है वैल्यूज। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम हम लोगों को बाय हार्ट रखना है। तो बी, एनर्जी इन सेकंड शेल -13.6 into z square upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 इंटू z की वैल्यू 1 ही है, 1 का स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो -13.6 डिवाइडेड बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर होगा 4 3 जा 12, 16 बच गए तो 4 4 जा 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। कोई शक? दीप, आपने भी एन स्क्वायर से डिवाइड करने के बदले मल्टीप्लाई कर रहे हो डियर, ऐसे मत करो। तो सी, E3, देखो E3 का कैसे होगा? -13.6 इंटू जेड, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, n इज 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो गाइस कैसे होगा, 9 1 जा, तो 9 1 जा 9, कितने बचे? 4 बचे, 4 मतलब 4.6, 4.6 का हो जाएगा 46 पॉइंट के बाद, तो 46, तो 9 5 जा 45, 1 बच गया, तो ये 1 1 1 1 आगे कंटिन्यू होते जाएगा, तो 1 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इवन दिस वी हैव टू रिमेंबर, इवन दिस वी हैव टू रिमेंबर। एंड E4 क्या होगा? -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ शेल है तो n की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, तो इसका आंसर आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गाइस दीज आर द आंसर विच वी नीड टू बाय हार्ट। ये हम लोगों को बाय हार्ट करके रखना है, ये आंसर हम लोगों को बाय हार्ट करके रखने हैं। क्यों? वो मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ। इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में बना के दे रहा हूँ तुम लोगों को, डोंट वरी। हाँ, तुम लोग इसको सिर्फ 1.51 इतना याद रखना है तो इतना भी याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अब इसकी वैल्यूज याद रखने की जरूरत, हाइड्रोजन को ही नहीं पूछते, बाकी की चीजें भी पूछते हैं, बट इसकी वैल्यूज याद रखने का रीजन देखो, शॉर्टकट अभी हम लोग बनाने वाले हैं। हाइड्रोजन की अगर तुम लोगों को 4 वैल्यूज पता है तो तुम लोग एक सिंपल शॉर्टकट यूज कर सकते हो। एनर्जी इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। गाइस हाइड्रोजन की 4 वैल्यूज जब तुम लोगों ने निकाली ना, तो तुम लोगों ने अपॉन एन स्क्वायर 1 2 3 और फोर्थ शेल के लिए पहले से कैलकुलेट करके हो गए। गाइस ये अगर नोटिस करोगे, हाइड्रोजन में जेड की वैल्यू 1 थी तो वो 1 इग्नोर कर दो, बाकी तुम लोगों ने -13.6 एन स्क्वायर का आंसर पहले से निकाल दिया। मतलब क्या? तो तुम लोगों के पास फॉर्मूला नया क्या बनेगा? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू जेड स्क्वायर। दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज। इसे कैसे यूज करेंगे? ई एन इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू जेड स्क्वायर। देखो गाइस, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 थी, तो अभी तुम लोगों को सिर्फ अलग अलग जेड की वैल्यूज पुट करते जानी है, दैट्स इट। बाकी तुम लोग एन स्क्वायर से डिवाइड करके हो गए हो, बाकी तुम लोग यहाँ पे एन स्क्वायर से डिवाइड करके हो गए हो, यहाँ पे भी तुम लोगों ने एन स्क्वायर से डिवाइड कर लिया था,
यहाँ पे भी तुम लोगों ने n स्क्वायर से डिवाइड कर लिया था, तो तुम लोगों के पास n स्क्वायर की वैल्यूज पहले से आ गई है, तुम लोगों को सिर्फ z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। गाइस शॉर्टकट समझ में आया? कहाँ से आया शॉर्टकट, कैसे आया वो समझ में आ रहा है? हाँ, तुम लोगों को सिर्फ फोर्थ शेल तक ही पूछेंगे क्वेश्चन, फोर्थ शेल के आगे का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्वेश्चन जो आएंगे वो फोर्थ शेल तक ही आएंगे, फोर्थ शेल के आगे नहीं आएंगे, इतनी गारंटी मैं लेता हूँ। ओके, तो चलो गाइस क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फोर्थ शेल ऑफ Li+2। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे तुम लोगों को फोर्थ शेल जैसे ही दिख जाए n की वैल्यू हो जाएगी 4, एंड Li+2 अगर हो गया तो यहाँ पे Li मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 3, z की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है गाइस, एम आई ऑडिबल? सम पीपल आर नॉट एबल टू हियर मी, आई गेस। एम आई ऑडिबल गाइस? फॉर एवरीवन, एम आई ऑडिबल? ओके, आई एम ऑडिबल ना, ठीक है। ओके, ओमकार, आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग। E3, E3 मींस व्हाट यू आर सेइंग? E3, वेयर आई हैव रिटन E3? E3 में कुछ मिस्टेक है क्या यहाँ पे? ओके, रुद्रा करेक्ट आंसर है, सिर्फ आपने माइनस साइन नहीं दिया है। एटॉमिक नंबर तुम लोगों को देंगे नहीं, बट तुम लोग इतना तो याद रख सकते हो ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। लिथियम थर्ड नंबर पे है। ओके, तो हम चिंदारकर करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। अद्वैत करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। ओके, रुको, बहुत बहुत लोगों के आंसर आ गए, सॉरी, अभी मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही बहुत लोगों के आंसर आए, तो अभी वो उतना देखने के बदले और ऑलमोस्ट सबके आंसर करेक्ट है। कुछ लोगों ने जेड का स्क्वायर नहीं किया, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है उन्होंने जेड का स्क्वायर नहीं किया, जिनकी वजह से उनका आंसर रॉन्ग आ गया है। जरा एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो गाइज तुम लोगों को मैं दोनों फॉर्मूला से आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ। देखो, ई एन इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो तुम लोग यहाँ पे लिखोगे -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर विच इज 9 डिवाइडेड बाय 16, एंड फिर बाद में तुम लोगों ने अगर पहले 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर 16 से बाद में डिवाइड करते बैठो, बहुत लेंदी मेथड हो जाएगी, बहुत जो मैं अभी सॉल्व करते बैठने वाला नहीं। उसी बदले मेरे फॉर्मूला से जाके देखो, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन माइनस जेड स्क्वायर। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन फोर्थ शेल, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन फोर्थ शेल इज 0.85 इंटू जेड स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 5 जा 45, 5 कैरी फॉरवर्ड हो गए, 9 8 जा 72, 4 ऐड हो गए तो 76.7 कैरी फॉरवर्ड, एंड दिस इज इन माइनस, दिस इज इन माइनस, मैं खुद माइनस भूल गया, आई नो। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो गाइस कोई शक? ओके, 7.65, 7.60। ठीक है, अरे हाँ ठीक है, इतना एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं हम लोगों को, किधर तुम लोग इतना सोच रहे हो? एमसीक्यू में मैं समझ लूंगा कि वो 64 के बदले 65 आना चाहिए। 0.85 कहाँ से आया? अरे ये वैल्यू तुम लोगों को बाय हार्ट करनी है, ध्रुवल, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये चार वैल्यूज जो है वो हम लोगों को बाय हार्ट करके रखनी है। -13.6, -3.4, -1.51 एंड -0.85, ये तुम लोगों को बाय हार्ट करके रखना है, सो दैट तुम लोग इसे इजिली यूज कर पाओ। ठीक है, यप, एट द एंड हम लोग सारी चीजें अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करने वाले हैं। हम लोगों को सिर्फ आंसर से मतलब है, एमसीक्यू टिक करने आना चाहिए, वही हम लोग सीखने वाले हैं, नथिंग एल्स। ठीक, एग्जैक्ट आंसर अगर तुम लोगों को चाहिए तो उसके लिए हम लोगों के पास कैलकुलेटर भी है, तो कैलकुलेटर पे ही तो हम लोग निकाल सकते हैं, बट जेई वाला तुम लोगों को कैलसी क्यों नहीं देता? क्योंकि तुम लोगों का उसे लॉजिक देखना है कि एप्टीट्यूड कितना है तुम लोगों में, और तुम लोग कितने क्विकली उसके आंसर अप्रोक्सीमेटली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर से हम लोगों को कुछ पड़ी नहीं है, हम लोगों को सिर्फ अपना एप्टीट्यूड या फिर लॉजिक कितना स्ट्रांग है वो दिखाना है। ओके, तो गाइज नेक्स्ट,
कैलकुलेट, अब देखो लॉजिक की बात हो रही है तो देखो यहाँ पे तुम लोगों का लॉजिक कैसे चलता है। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन revolving in second orbit of He प्लस। He प्लस के सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब ये कैलकुलेट करके दिखाओ, यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों का लॉजिक मर जाएगा और डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। यश करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस यश राणे, करेक्ट आंसर है। तो हम, आपका लॉजिक मर गया यहाँ पे, अनलकीली आपने अप्रोक्सीमेट आंसर तो निकाला बट गलत निकाला। ओके देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट, वैसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जा सकता है, जंप होके वो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जा सकता है। देखो मुझे बताओ यहाँ पे किस किस ने हैंड रेस करना, किस किस ने शॉर्टकट यूज किया, या हैंड रेस करना किस किस ने शॉर्टकट यूज किया। तो गाइस यहाँ पे शॉर्टकट यूज करने की जरूरत नहीं थी। n इज इक्वल्स टू 2 है, z इज इक्वल्स टू 2 है, हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम लोगों को शॉर्टकट यूज करने की जरूरत नहीं थी। मैं क्या बोल रहा हूँ समझने की कोशिश कर रहे हो, कब शॉर्टकट यूज करना है और कब नहीं करना है वो भी हम लोगों को समझ में आना चाहिए। वो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट और एच ई प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो डायरेक्ट ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई गाइस, क्यों तुम लोग शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हो। याद रखो शॉर्टकट्स कब यूज करने हैं और कब नहीं यूज करने हैं वो भी हम लोगों को समझ में आना चाहिए। आंसर सेम है, आंसर सेम है, बट अगर तुम लोगों को वो करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब तुम लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। एट द एंड मल्टीप्लीकेशन में तुम लोगों का टाइम गया -3.4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई किया, 10 10 सेकंड का तो टाइम गया रहेगा, 10 नहीं तो 5 सेकंड का टाइम गया। वो 5 सेकंड भी हम लोगों को एग्जाम में सेव कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। एग्जाम में हम लोगों को एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है और वो फाइनल 5 सेकंड भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दैट्स वाई कब क्या यूज करना है वो हम लोगों को प्रैक्टिस के साथ आएगा। इसके लिए मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करना, एररलेस सबके पास होनी चाहिए, एररलेस में से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, चलो गाइज लिख दो, कंप्लीट करो ऐसे लिख के, लिख दो ऐसे, कंप्लीट करो लिख के। गाइस तुम लोगों को नीट और जेई दोनों के लिए एररलेस ही खरीदनी है, एंड एन अवस्थी की पीडीएफ में तुम लोगों को सेंड कर दूंगा क्लासरूम पे। आज तुम लोगों को होमवर्क मिल जाएगा, असाइन हो जाएगा, एंड तुम लोगों को उसके बाद एन अवस्थी की पीडीएफ मिलेगी। होमवर्क एन अवस्थी में से हम लोग करेंगे। तुम लोगों के प्रैक्टिस के लिए तुम लोगों को एररलेस खरीदनी है, जेई वालों के लिए जेई का वर्जन, नीट वालों के लिए नीट का वर्जन। ठीक है, तो चलो गाइस लेट्स मूव अहेड, आगे कंटिन्यू करते हैं अभी। अब और एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, तुम लोगों को सॉल्व करो। क्वेश्चन, कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन रिवॉल्विंग इन रिवॉल्विंग इन सेकेंड शेल ऑफ lithium plus 3 ion and third shell of Be, ओके +3 नहीं, लिथियम +2 आना चाहिए, माय बैड।
तो एंड थर्ड शेल ऑफ B+3 आयन। ठीक है, तो तुम लोगों को ये करना है। सीईटी वालों को मार्वल सफिशिएंट हो जाएगी, सीईटी वालों को तो मार्वल भी सफिशिएंट है। बट गाइस रिमेंबर दिस, एम फॉर हायर एग्जाम्स। ठीक है, तुम लोग सीईटी पे ही क्यों रुक रहे हो? दैट वाज द इजीएस्ट एग्जाम ना। तो थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम के लिए एम करना, जेई मेंस के लिए एम करके रखो। एररलेस में से ही क्वेश्चन सॉल्विंग करना। अगर तुम लोग एररलेस में से कर रहे हो तो सीईटी तुम लोग आराम से सॉल्व करोगे। जेई के लिए प्रिपेयर करो, तुम लोग सीईटी इजीली क्रैक कर लोगे। ठीक है, सिर्फ सीईटी के लिए करोगे तो जेई वाले जो स्टूडेंट्स है वो इजीली सीईटी क्रैक कर लेंगे, तुम लोगों का क्या होगा फिर? ओके, तो चलो गाइस, रेशो रेशो वाले क्वेश्चन तो हम लोगों ने बहुत बार किए हैं। बताओ इसका आंसर। रेशो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, हीलियम नहीं, लिथियम+2 डिवाइडेड बाय थर्ड ऑर्बिट ऑफ B+3। ओके, वेरी नाइस, यह करेक्ट आंसर है। तो तुम लोगों को करना क्या है? तुम लोगों को और कुछ नहीं करना है, तुम लोगों को सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला में आंसर पुट करने हैं। -13.6 इंटू Z² अपॉन N²। लिथियम के लिए Z की वैल्यू, गाइस पहले अगर याद नहीं रहता तो लिख दिया करो। लिथियम के लिए Z की वैल्यू 3, N की वैल्यू 2। ठीक है, तो Z² अपॉन N², तो Z की वैल्यू 3² मतलब 9, डिवाइडेड बाय N का स्क्वायर मतलब 4, द होल थिंग डिवाइडेड बाय -13.6 इंटू Z² अपॉन N²। बेरिलियम के लिए Z की वैल्यू 4 एंड थर्ड शेल मतलब ये हो जाएगा N की वैल्यू 3। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16 डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा मतलब 9। ठीक है, तो ये -13.6 -13.6 कैंसिल आउट हो गए, तो तुम लोगों को क्या मिलेगा? 9/4, ये ऊपर चला जाएगा तो इंटू 9/16, तो आंसर आएगा 81/64, विच इज नथिंग बट 81:64। गाइस कोई शक? देखो, समझ में आ रहा है? ये ऊपर लेके चले जाना, अच्छे से करना है ये सब। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। स्क्वायर रूट क्यों लेना है हम लोगों को? यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने की जरूरत ही नहीं है। E3 की वैल्यू 1.51 हाइड्रोजन के लिए है। E3 की वैल्यू 1.51 हाइड्रोजन के लिए है, और कुछ नहीं। ओके, तो चलो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी, मुझे बताओ एक्साइटेशन मतलब क्या? हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आना, इसे एक्साइटेशन बोलते हैं ना। हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आना, इसे एक्साइटेशन बोलते हैं ना। नहीं बोलते तो किसे एक्साइटेशन बोलते हैं? किसे एक्साइटेशन हम लोग बोलते हैं? लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाने को हम लोग एक्साइटेशन बोलते हैं। वेरी नाइस। अब मुझे बताओ, लोअर से हायर में जाते वक्त एनर्जी लॉस होती है या एनर्जी गेन होती है? लोअर से हायर में जाते वक्त एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी गेन होती है? गेन होती है। वेरी नाइस, याद रखो, हम लोग किसी चीज को अगर एक पॉइंट से दूसरे ऊपर वाले पॉइंट पे लेके जाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी इसे मुझे। इसे अगर मुझे हायर ऑर्बिट में लेके जाना है तो इसको उछालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और उसी बदले अगर इसे हायर से नीचे लाना है तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। अगर हायर में लेके जाना है तो इसको उछालना पड़ेगा, एनर्जी गेन हो रही है। ठीक है, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट an electron, to excite an electron from lower orbit, from lower orbit to higher orbit। ठीक है, इस कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी, जो तुम लोग बाद में कंप्लीट कर देना चाहिए। तो अब समझो, मेरे पास प्रोटॉन है। ठीक है, अभी हम लोग आधा एटम बनाने वाले। ठीक है, मतलब क्या? तो मेरे पास एक प्रोटॉन है और उसके बाजू में ये ऐसे शेल है। फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल,
एंड फोर्थ शेल, ऐसे वाईफाई के सिग्नल जैसे, दिख रहा है? ठीक है, मैं अभी वो पूरे सर्कल नहीं बनाते बैठ रहा हूँ, उसमें बहुत स्पेस चली जाती है ना, तो ये ऐसे एक छोटा सा हम लोगों ने पीस कट कर दिया एटम का, ऐसे अज्यूम करते हैं। अब गाइस मुझे बताओ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट, मुझे वर्ड यूज नहीं कर रहा था, सॉरी। तो दिस इज n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3 एंड n इज इक्वल्स टू 4। अब n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल वर्ड बना के रखा था, क्या था? n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल वर्ड बना के रखा था, उसका मीनिंग क्या था? उसको हम लोगों ने क्या बोला था? ग्राउंड स्टेट, ठीक है, उसे हम लोगों ने बोला था ग्राउंड स्टेट, एंड जिसे मैं हमेशा क्या लिखूंगा बोला था? GS। अब मुझे बताओ गाइस, ग्राउंड स्टेट के बाहर निकल गए, मतलब n इज ग्रेटर देन 1 अगर हो गया, मतलब 2 3 4, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट। उसमें एनर्जी आ गई ना, तो बहुत एक्साइट हो गया, एक्साइटेशन, ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। तो कभी कभी तुम लोगों को भी बहुत एनर्जी मिल जाती है, एकदम एक्साइट हो जाते हैं, नाचने गाने लग जाते हैं। जैसे अगर किसी दिन आजू बाजू में किधर डीजे पार्टी चालू है, ठीक है, तुम्हारे कॉलेज में अगर डीजे पार्टी हो, तो बहुत एनर्जी मिल जाती है, नाचने गाने लग जाते हो। अब मुझे बताओ, अब तुम लोगों के पास बहुत एनर्जी है, तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्साइटेशन, एक्साइट हो गए हो बहुत, ठीक है। अब अगर नॉर्मल सॉन्ग है, तो फर्स्ट एक्साइटेशन, मतलब थोड़ा सा नाच गाना होगा, ठीक है। अगर थोड़ा फास्ट सॉन्ग बज गया, गरबे में तुम लोगों ने देखा होगा, पहले गरबा कैसे ऐसे एकदम स्लो रहता है, तो ऐसे आराम आराम से तालियां बजाते रहते हो, आराम आराम से भागते रहते हो। बट जैसे ही फास्ट गरबा स्टार्ट हो जाए, तो तुम लोग एकदम फास्ट भागना स्टार्ट करते हो। रीजन बीइंग, एक्साइटेशन की एनर्जी ज्यादा मिल रही है। तो सिमिलरली, अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग थोड़ी सी एनर्जी देंगे, अब बहुत कम एनर्जी थी, बहुत कम, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जंप करेगा, सेकेंड या थर्ड? तो ऐसा टाइम पे ये सिर्फ सेकंड तक ही चला जाएगा, गेटिंग इट? तो इस ट्रांजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस ट्रांजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये ग्राउंड स्टेट से चला गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। गाइस समझ में आ रहा है? सेकेंड ऑर्बिट इज माय फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो थर्ड ऑर्बिट को मैं क्या बोलूंगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। फोर्थ ऑर्बिट को मैं क्या बोलूंगा? थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो energy required for transition of electron from ground state to first excited state is called as first excitation energy। कोई शक? FEE मतलब first excitation energy। FEE means first excitation energy। अब गाइस मुझे बताओ, तुम लोगों ने थोड़ी ज्यादा एनर्जी दी रहती तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता या सेकंड में चला जाता? हाँ, तुम लोगों को ये ड्रॉ करना है, तुम लोगों को ये ड्रॉ करना है। तो ऐसे टाइम पे तुम लोग कहा, ये कहाँ पे चला जाता? सेकंड में चला जाता। और ज्यादा एनर्जी दी रहती तो ये कहाँ पे चला जाता? थर्ड में चला जाता। तो गाइस बाद में किसी ने तो मुझे क्वेश्चन बोला, एक क्वेश्चन पूछा था आई गेस, कि सर सेकंड में तो इलेक्ट्रॉन रहना ही नहीं चाहिए, तो सेकंड में इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं समझ में आ रहा है? वाया एक्साइटेशन दे कैन जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट। उसके आगे भी जा सकता है, बट हम लोगों को उसके आगे के क्वेश्चन आते नहीं है, हम लोग भी क्यों पढ़े उतना। So this is second excitation energy and this is third excitation energy, ठीक है। गाइस कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछो। अब ये हम लोगों को एनर्जी निकालनी है कि पहले में से सेकंड में जाने के लिए कितनी एनर्जी, फर्स्ट में से थर्ड में जाने के लिए कितनी एनर्जी, या फिर फर्स्ट में से फोर्थ में जाने के लिए कितनी एनर्जी। डज इट हैपन इन इवन नोबल गैसेस? यप, इट हैपेंस इन नोबल गैसेस आल्सो। और नोबल गैसेस में ये कहाँ पे होता है? चलो मैं तुम लोगों को स्पॉइलर नहीं देता, आगे के चैप्टर को रिवील नहीं करता, हम लोग ये आज पढ़ेंगे भी नोबल गैसेस में ये कहाँ पे होता है। किसी को आइडिया नोबल गैसेस में ये कहाँ पे हो सकता है? नोबल गैसेस में, अरे तुम लोग नोबल गैसेस में ये कराते हो, जानबूझ के कराते हो। हाँ करेक्ट बोल रहे हो अद्वैत। नियॉन लाइटनिंग, तुम लोगों ने लाइट्स देखी है, नियॉन लाइट्स, आर्गन लाइट, वो लाइट का ही नाम रहता है नियॉन लाइट, जो ऐसे मस्त चमकने वाली रहती है, देखी है ना?
तो वहां पे एक्साइटेशन की वजह से ही ये कलर्स हम लोगों को दिखता है। वो कैसे एंड क्यों तो हम लोग बाद में देखेंगे, बट यप दैट फ्लैश इवेंट्स करेक्ट बोल रहे हो। तो नोबल गैसेस में भी एक्साइटेशन हो सकता है, याद रखो, ठीक है। चलो गाइस, लिख के हो गया क्या, आगे बढ़े। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। दैट इज नॉट थैंक्स टू निकोलस टेस्ला। निकोलस टेस्ला ने ये नहीं निकाला था, नियॉन लाइट्स उन्होंने इन्वेंट नहीं की थी। आज के लेक्चर का पोर्शन कल के टेस्ट में आ सकता है क्या, बोर्स थियरी तक आ सकता है, मतलब यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला बहुत सिंपल है ना, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। उधर तक मैं पूछ सकता हूँ, इसके बाद वाला नहीं पूछूंगा, ठीक है। ओके, तो चलो अब तुम लोगों को एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए जरा डायग्राम बनाते हैं, वापस मेरे साथ ही ड्रॉ करना गाइस। देखो, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे लोअर एनर्जी में था, तुम लोगों ने बेचारे को उठा के ऐसे हायर एनर्जी में फेंक दिया, एनर्जी दी, ठीक है। अब तुम लोगों ने जैसे ही एनर्जी दी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इधर लोअर एनर्जी में था, लोअर एनर्जी मतलब लोअर ऑर्बिट, जैसे हम लोग N1 बोल देते हैं, ये लोअर ऑर्बिट को मैं N1 बोल रहा हूँ, तो हायर ऑर्बिट को मैं N2 बोलूंगा। अब N1 में इसकी एनर्जी थी E1, हायर में इसकी एनर्जी चली गई E2। गाइस, यहाँ से इधर जाते वक्त इसने इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी गेन की, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी गेन की वो मुझे निकालना है। समझो, लोअर ऑर्बिट में इसके पास 9 जूल्स की एनर्जी थी, हायर में इसके पास हो गई 10 जूल्स की एनर्जी। हाउ मच एनर्जी इज गेन्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन, हाउ मच एनर्जी इज गेन्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन, 1 जूल, करेक्ट बोल रहे हो ना, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी कर रहे हो, एम आई राइट। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी कर रहे हो। तो चेंज इन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी मतलब चेंज इन एनर्जी, दैट एनर्जी गैप is given by E2 minus E1. Are you getting it? E2 minus E1 is the answer. खत्म। अब मुझे बताओ, चेंज निकालने के लिए हम लोग हमेशा हायर माइनस लोअर अगर करेंगे, दिस इज ऑलवेज ट्रू, तो हम लोग हमेशा हायर माइनस अगर लोअर करेंगे, तो ये चेंज की वैल्यू हमेशा प्लस रहेगी या माइनस रहेगी। ऑलवेज प्लस, क्योंकि हायर माइनस लोअर कर रहे हो ना, तो ऑलवेज पॉजिटिव। एंड इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन। एंड एक्साइटेशन में एनर्जी का होता है गेन, एनर्जी इज गेन, ठीक है। तो तुम लोग बोलोगे 1 जूल ऑफ एनर्जी इज गेन, अगर 1 जूल आंसर रहता तो 1 जूल ऑफ एनर्जी इज गेन, ठीक है। अब उसी बदले अगर उल्टा किया रहता, उसी बदले अगर उल्टा किया रहता तो क्या होता, लोअर से हायर आ रहे हैं, अगर उल्टा किया रहता, N1 N2, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन हायर ऑर्बिट। हाँ, वेरी नाइस, यश करेक्ट बोल रहे हो। याद रखो, इसका आंसर, चेंज का आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा, चेंज का आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा, बिकॉज वी विल ऑलवेज डू हायर माइनस लोअर, बिकॉज वी विल ऑलवेज डू हायर माइनस लोअर, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, यही हमेशा रहेगा। तो गाइज मुझे बताओ, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, इवन दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मुझे बताओ दोनों पॉजिटिव है, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा विच वन इज करेक्ट, मतलब कैसे हम लोग इसमें डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज डी एक्साइटेशन। गाइज आज ब्रेक नहीं दूंगा, आज तुम लोगों को जल्दी छोड़ूंगा मैं, ठीक है, चलेगा ना। तो इसे हम लोग बोलेंगे एनर्जी इज लॉस्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हायर से लोअर में आते वक्त हम लोग एनर्जी लॉस बोलेंगे, मतलब यहाँ पे भी 1 जूल का ही ट्रांजेक्शन 9 जूल में आ गया 10 जूल से, तो एनर्जी का चेंज 1 जूल का, बट गेन के बदले 1 जूल ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस, एवरीथिंग रेस्ट इज सेम। तो चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करें, इसके ऊपर क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करने से पहले हम लोगों को फॉर्मूला अच्छे से डिराइव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ये बहुत कम लिखा है, मतलब E2 माइनस E1 कैसे करोगे। अच्छा लिखना है, चलो लिखो लिखो, कंप्लीट करो लिख के। ये आज ब्रेक लेने जैसा हम लोगों ने कुछ ज्यादा पढ़ा ही नहीं है, आज ब्रेक क्यों दूं, मतलब कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं है ना।
Don't worry, I'll leave you guys earlier today. हाउ टू डिफरेंशिएट, अरे वही मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को एग्जाम में हाउ मच एनर्जी इज गेन्ड या फिर हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो वैसे ही तुम लोगों को डिस्टिंग्विश करना है, बाकी आंसर दोनों का सेम ही आएगा। ओके, समरी आफ्टर टीई। अच्छा, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बाद हम लोगों ने क्या किया? देखो, कौन जो कोई डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो देखो हम लोगों को अभी एक्साइटेशन एनर्जी एग्जैक्टली कितनी उतना ही फाइंड आउट करना है। तो एनर्जी अगर मैं लोअर ऑर्बिट से एनर्जी अगर मैं लोअर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर लोअर ऑर्बिट से हायर में जा रहा है, तो कितने एनर्जी का चेंज आ रहा है, मतलब N1 से N2 में अगर वो जा रहा है तो कितनी एनर्जी गेन करेगा, वो हम लोगों को निकालना है। तो गेन मतलब क्या, तो चेंज, ये इतना डिफरेंस निकालना है ना, तो डिफरेंस निकालो। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई टू माइनस ई वन, खत्म, इतना ही करना है। गेटिंग इट? हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी गिव्स यू एक्साइटेशन एनर्जी, नथिंग एल्स। कोई प्रॉब्लम? टेस्ट में क्वेश्चन तुम लोगों को बिफोर एक्साइटेशन एनर्जी ही आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, एकदम सिंपल टेस्ट बनाऊंगा मैं। ओके, तो गाइस चलो कंटिन्यू करें, आगे बढ़े। डन डन डन, आगे बढ़े क्या? तो अब इस फॉर्मूला को थोड़ा हम लोग रीइवेल्युएट करते हैं। देखो, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई टू माइनस ई वन, दिस इज द फॉर्मूला। बट इस फॉर्मूला को अभी तक हम लोगों ने कुछ अच्छे से लिखा ही नहीं है, इसी को थोड़ा सा एक्सपांड कर देते हैं। ई टू, ई टू का फॉर्मूला क्या आएगा? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन टू का स्क्वायर, क्योंकि टू है, ई टू। ठीक है, तो मैंने एन टू का स्क्वायर लिखा, जो कुछ हायर ऑर्बिट रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे। एंड ई वन क्या आएगा गाइस? ई वन विल बिकम -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन वन का स्क्वायर, लोअर ऑर्बिट का स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज वहां पे पुट कर दो, तो फाइनली डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या आएगा? डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई टू की वैल्यू अगर पुट करोगे तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन टू का स्क्वायर माइनस -13.6, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इंटू जेड स्क्वायर एन वन का स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस को मैं पहले लिख रहा हूँ, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन वन का स्क्वायर। गाइस ये समझ में आया, माइनस माइनस प्लस, उसको मैंने पहले लिखा, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन टू का स्क्वायर। अब गाइस इसमें से क्या कॉमन निकालोगे? इसमें से क्या कॉमन निकालोगे? कॉमन क्या निकलेगा इसमें से? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? 1/13.6 एंड जेड स्क्वायर कॉमन निकल गया, करेक्ट बोल रहा हूँ। ब्रैकेट में रहेगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा ई। कैन यू रिमेंबर दिस मच? ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है, बट अगेन इसका भी हम लोग शॉर्टकट निकालने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, हर एक चीज का हम लोग शॉर्टकट बनाएंगे, उसकी चिंता मत करो, सिर्फ अभी के लिए लिख दो। चलो इसे लिख के कंप्लीट करो। वैलेंस शेल, पेन अल्टीमेट शेल, ये सब क्या है वो हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, डोंट वरी।
डेल्टा इज ऑलवेज पॉजिटिव, करेक्ट बोल रहे हो, डेल्टा ई इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो चलो गाइस आगे बढ़े। लेट्स टेक अ क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन का आंसर निकालते वक्त तुम लोग डेफिनेटली मिस्टेक करोगे, मेथड गलत यूज करोगे। कैलकुलेट एक्साइटेशन एनर्जी, कैलकुलेट एक्साइटेशन एनर्जी टू एक्साइट, टू एक्साइट हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट शेल टू थर्ड शेल। फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में तुम लोगों को एक्साइटेशन करना है। चलो बताओ, करेक्ट बोल रहे हो हमें। ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में फिजिकल मुझे भी बहुत इजी लगता है, ठीक है, बट ऑर्गेनिक अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑर्गेनिक इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। ऑर्गेनिक अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ऑर्गेनिक इज रियली ब्यूटीफुल। लिटरली तुम लोग दुनिया की हर एक चीज बना सकते हो ऑर्गेनिक यूज करके, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो ऑर्गेनिक इज वेरी ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे। फिजिकल तो आई जस्ट लव इट। ओके, तो चलो गाइस करो इसे कंप्लीट। ऑर्गेनिक बोरिंग है? नो, ऑर्गेनिक इज नॉट बोरिंग एक्चुअली, ठीक है। मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, ऑर्गेनिक में पढ़ाता ही नहीं हूँ एक्चुअली। बट जब ऑर्गेनिक थोड़ा सा लेंदी हो जाता है या फिर थोड़ा सा रट्टा मारने जैसा हो जाता है। ओके कृष्णा, वेरी नाइस, बहुत करेक्ट आंसर है, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। ओके, सिद्धिका करेक्ट आंसर, सिद्धार्थ करेक्ट आंसर। ओके, निहारिका करेक्ट आंसर, हुबा करेक्ट आंसर है, या मधुरा करेक्ट आंसर है। ओके गाइज, मैंने जस्ट वो रिवीजन के थोड़े बहुत यूट्यूब पे लेक्चर्स है मेरे, यूट्यूब के लेक्चर्स जो है वो रिवीजन के हैं थोड़े बहुत। मैं नॉर्मली पढ़ाता नहीं हूँ, फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ। उन्नति करेक्ट आंसर है। तुम लोगों ने जो यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे हैं वो सिर्फ रिवीजन के थे थोड़े बहुत, एंड वो भी वो बोर्ड लेवल के थे, एंट्रेंस लेवल के भी नहीं थे। कृष्णा करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब गाइस सच्ची सच्ची बताना, विधि अद्वैत करेक्ट आंसर है, बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं। ओके, भूमि कृष्णा करेक्ट आंसर है। अब सच्ची सच्ची बताना किस किस ने ये फॉर्मूला यूज किया, मतलब तुम लोगों के आंसर देख के मुझे पता चल रहा है कि सब लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया, करेक्ट। सब लोगों ने यही फॉर्मूला यूज किया है ना? कोई है जिसने ये फॉर्मूला यूज नहीं किया? कोई है जिसने ये फॉर्मूला यूज नहीं किया? ओके, सबने ये फॉर्मूला यूज किया, तो ये फॉर्मूला यूज किया, करेक्ट आंसर आया है, एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आया है। बट क्यों? जरूरत नहीं थी। देखो, तुम लोगों को डेल्टा ई पूछा था। अब फर्स्ट शेल मतलब बिगिनिंग वाला शेल जो है वो N1 फर्स्ट शेल है, ठीक है। इनिशियल शेल जो था वो फर्स्ट शेल था। थर्ड शेल जो है वो N2 हो गया, ये थर्ड शेल। तो तुम लोगों को डेल्टा ई निकालना है। डेल्टा ई का फॉर्मूला आता है E2 - E1। अब एनर्जी इन थर्ड शेल फॉर हाइड्रोजन आइटम बाय हार्ट करके रखी है ना? बाय हार्ट की है हम लोगों ने, इतनी मेहनत से याद रखने के लिए बोला है। उसका यूज भी कब करना है वो आना चाहिए। गाइस देखो, शॉर्टकट कब यूज होने हैं या फिर शॉर्टकट कब यूज होते हैं वो फिगर आउट करना डिफिकल्ट होता है। शॉर्टकट्स आर वेरी इजी टू यूज, बट वो कब यूज करने हैं वो फिगर आउट करने आना चाहिए। तो अगर तुम लोगों को हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट और थर्ड एनर्जी की वैल्यूज बाय हार्ट है, तो तुम लोग क्यों ऊपर का फॉर्मूला देखो, एग्जाम में तुम लोगों को ये फॉर्मूला याद आए या फिर इस फॉर्मूला में तुम लोग एग्जैक्ट सारी वैल्यूज पुट करो, उसके चांसेस बहुत कम है। बट अगर तुम लोग शॉर्टकट अच्छे से याद रखे हो तो तुम लोगों को पता है कि फर्स्ट शेल से थर्ड में जंप कर रहे हैं। थर्ड में वैल्यू रहती है -51.51, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 13.6, माइनस माइनस प्लस, तो 13.6 माइनस 1.51, इसका आंसर आएगा 12.09। शॉर्टकट से आंसर आएगा 12.09। तुम लोगों का एग्जैक्ट आंसर आ रहा था 12.08। तो तुम लोगों के आंसर देख के मुझे समझ में आ रहा था कि तुम लोगों में से किसी ने भी शॉर्टकट यूज नहीं किया है, ठीक है।
तो हाँ सोम, अगर आपने हाइड्रोजन के एग्जाम्पल के यूज किए तो एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है आपका, मतलब आपको वैसे ही फॉलो करना था। ठीक है, तो गाइस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो शॉर्टकट यूज कब होने चाहिए वो फिगर आउट करने आना चाहिए, नथिंग एल्स। ठीक है, तो अब इसे और एक शॉर्टकट में कन्वर्ट करते हैं। अभी इसको और एक शॉर्टकट में हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं। देखो, मैंने तुम लोगों को शॉर्टकट क्या पढ़ाया था? मैंने तुम लोगों को शॉर्टकट क्या पढ़ाया था? एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर। करो इसे फॉलो। एनर्जी इन सेकेंड शेल मतलब एनर्जी इन हायर ऑर्बिट E2 क्या आ जाएगा? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन हायर ऑर्बिट मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर। एंड एनर्जी इन लोअर ऑर्बिट क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन लोअर ऑर्बिट मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर। गाइस बाउंसर नहीं जा रहा है ना? देखो सेम शॉर्टकट हम लोग वापस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। अब E2 की वैल्यू क्या आ गई? EH2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस EH1 इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, डेल्टा ई का आंसर आ जाएगा EH2 माइनस EH1 इंटू जेड स्क्वायर। खत्म। आर यू गेटिंग इट? तो तुम लोगों को ऊपर का क्वेश्चन याद रखने की जरूरत ही नहीं, या फिर ऊपर का इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, अगर तुम लोगों को ये शॉर्टकट समझ में आ रहे हैं। ठीक है, और शॉर्टकट कब यूज करना है वो समझ में आ रहा है। ठीक है, शॉर्टकट इज प्रिटी सिंपल, बट शॉर्टकट कब यूज करना है वो डिटरमाइन करना है, फिर डिटेक्ट करना वो जरा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करें इसके ऊपर। व्हाट इज एच? अरे एच मतलब हाइड्रोजन। मैं कैपिटल एच लिख रहा हूँ, एच मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एनर्जी हम लोगों ने जो बाय हार्ट किया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए, वो वाली। यप ओके, चलो इसके ऊपर अभी इस फॉर्मूला को मतलब इस शॉर्टकट को यूज करके क्वेश्चन दिखाता हुए, मतलब हर एक क्वेश्चन शॉर्टकट से सॉल्व हो सकता है, सिर्फ वैसे हम लोगों को ट्विस्ट करना पड़ेगा माइंड को। ठीक है, अच्छा लिखना बाकी है क्या? जल्दी जल्दी लिखो गाइस, चलो कंप्लीट करो लिख के। लिख दो, इसे कंप्लीट करो। चलो गाइस लिख के हो गया सबका? जिनका लिखना बाकी था उन्होंने डन करके मैसेज सेंड कर दिए, तो विल मूव अहेड नाउ। नेक्स्ट, लेट्स टेक अ क्वेश्चन। अब वापस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालने वाला हूँ। ठीक है, तो तुम लोगों को मैं हेल्प करूंगा, उसके बाद सॉल्व करना। डायरेक्ट करोगे तो रॉन्ग आ सकता है। कैलकुलेट एक्साइटेशन एनर्जी टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन, टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन इन lithium plus 2 ion from ground state to second second excited state। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे पहले मतलब तुम लोगों को कौन से किधर से किधर जंप करना है वो डिटरमाइन करने आना चाहिए। अब मुझे बताओ ग्राउंड स्टेट, पहले तो जेड, जेड की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? जेड की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3। ग्राउंड स्टेट मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई? 1। ग्राउंड स्टेट मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई? 1। एंड दीप करेक्ट बोल रहे हो, सोहम करेक्ट बोल रहे हो। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब ग्राउंड से फर्स्ट और उसके बाद सेकेंड, मतलब कितना हो गया? एन की वैल्यू हो गई 3। एन की वैल्यू हो गई 3, वेरी नाइस। ठीक है, विमी करेक्ट आंसर है, भूमि करेक्ट आंसर है। ओके मधुरा प्रदीप करेक्ट। तो अब गाइस तुम लोगों को इसके लिए कैलकुलेशन करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, तुम लोगों के पास ऊपर शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, उसे यूज कर सकते हो।
shortcut formula is delta E is equals to energy of hydrogen into energy of hydrogen in 1 into z स्क्वायर। किसी ने तो मुझे z स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए बिना आंसर दिया है। ओके, सिद्धि का करेक्ट आंसर है। किसी ने तो मुझे एक आंसर सेंड किया है बट वो विदाउट मल्टीप्लाइंग बाय z स्क्वायर है, तो z स्क्वायर को मत भूलना। z स्क्वायर को प्लीज मत भूलो गाइस, तुम लोग z स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो। कृष्णा करेक्ट आंसर है। z स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन हो गया ना। क्या तुम लोग भी हाइड्रोजन का आंसर भेज रहे हो? लिथियम है अभी। रुद्रा करेक्ट आंसर है। तो हम करेक्ट आंसर है, तो हम चिंदा कर। ओके, चलो गाइस जल्दी। सिद्धेश, नहीं सिद्धार्थ करेक्ट आंसर है। मधुरा कैलकुलेशन मिस्टेक आएगा, कुछ आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है। स्वयं करेक्ट आंसर है। उन्नति करेक्ट आंसर है। ओके, तो गाइस देखो, एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट, हाइड्रोजन की एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट कितनी रहती है? 1.51। आई गेस गाइस तुम लोगों में से कुछ लोग है ना एनर्जी इन सेकेंड लिख रहे हो। यहाँ पे EH2 जो है वो हायर ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, तुम लोग 3.4 ले रहे हो। 3.4 से आंसर रॉन्ग आ जाएगा, प्लीज 3.4 मत लो। एंड माइनस 13.6 इन फर्स्ट। 3 से फर्स्ट में आ रहे हैं तो 3 में एनर्जी कितनी है? हाँ ओके ओके, सॉरी, -1.51 माइनस -13.6। ठीक है, इनटू जेड का स्क्वायर मतलब क्या? 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो आता है प्लस 12.9, 12.09 एक्चुअली, इंटू 9। तो आंसर आ जाएगा 108.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द आंसर ऑफ डेल्टा ई। गाइस आर यू गेटिंग इट? तुम लोग सेम आंसर इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर मतलब मैं डायरेक्ट 9 लिख रहा हूँ, इंटू 1/n1। n1 कितना था? 1 था, माइनस 1/n2 का स्क्वायर, n2 कितना था? तो 3 था, तो ये हो जाएगा 9। तो तुम लोगों को आंसर आएगा 13.6 इंटू 9, ये 1, तो इसका जब तुम लोग एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 8/9। 9 और 9 कैंसल आउट हो जाएंगे, 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लोगों को सेम आंसर आएगा। कितना आ रहा है देखो, 8 6 जा 48 पॉइंट, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 2 आया। ओके, 104.48 आंसर आ रहा है, 104.48 आंसर आ रहा है। एंड समथिंग आई मस्ट हैव मेस्ड अप। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो कैलकुलेशन में मैंने मिस्टेक की होगी। 8 8 48, 8 3 जा 24, नहीं दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हम लोगों की लेंदी मेथड और ये हम लोगों की शॉर्टकट मेथड। ठीक है, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस। हाँ मैंने 24, ओके ओके, हाँ करेक्ट बोल रहे हो। मैंने 24 + 4 नहीं किया, तो 24 + 4 28, बाद में ये हो जाएगा। तो देखो गाइस, एकदम मिनिमल चेंज आता है। मैं भी कुछ जरा शॉक था कि इतना बड़ा चेंज कैसे आया। ठीक है, तो एकदम मिनिमल चेंज आता है 108.81 एंड 108.48। तो एकदम छोटा सा चेंज है विच इज ना के बराबर। ठीक है, वी कैन जस्ट इग्नोर इट। ओके, तो चलो गाइस आगे बढ़े। अब एक्साइटेशन एनर्जी हो गई, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आयनाइजेशन एनर्जी। हम लोगों ने पहले भी एक बार आयनाइजेशन एनर्जी किया है, अभी वापस हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी करने वाले हैं। ठीक है, जब 0.8 और 0.48 का डिफरेंस आता है यहाँ पे, करेक्ट बोल रहा हूँ। अब हम लोग जाने वाले आयनाइजेशन एनर्जी की तरफ वापस। गाइस मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से तड़ी पार कर देना। अब इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में है उसको उठा के पूरी तरह से तड़ी पार करना, ये पॉसिबल तो है, बट
वो ग्राउंड स्टेट से किधर कौन से ऑर्बिट में लेके जाओगे तो वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन के एटम के बाहर निकल जाएगा। तो हाँ, ये सेकेंड मेथड से भी मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक की थी, सॉरी। 0.8 ही आंसर आने वाला है, सेकेंड मेथड से भी सेम आंसर आने वाला है। करेक्ट बोल रहे हो। क्योंकि मैंने 48 डायरेक्ट लिख दिया था ना, और 4 ऐड करना भूल गया था, 8 पॉइंट और उसके बाद 4 ऐड करना था। तो करेक्ट है। ओके, तो अब मुझे बताओ गाइस, आयनाइजेशन के लिए तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन को कौन से ऑर्बिट के बाहर या फिर कौन से ऑर्बिट तक लेके जाना पड़ेगा, तब जाके वो तड़ीपार होगा। आयनाइजेशन के लिए तुम लोगों को 7 पक्का, आउटर मोस्ट नहीं, लास्ट ऑर्बिट में लेके जाना पड़ेगा। मुझे बताओ, लास्ट ऑर्बिट कौन सा रहता है एटम के अंदर, लास्ट ऑर्बिट कौन सा रहता है। बोर्स का सेकंड पॉस्टुलेट, बोर्स का सेकंड पॉस्टुलेट। 8 नहीं। एन एटम हैज हाउ मेनी ऑर्बिट्स, एक एटम के पास कितने ऑर्बिट्स रहते हैं, एक एटम के पास कितने ऑर्बिट्स रहते हैं। नहीं, nth नहीं। एक एटम के पास इनफाइनाइट ऑर्बिट्स रहते हैं, ये हम लोगों ने पहले कभी देखा नहीं है। एटम के पास इनफाइनाइट ऑर्बिट, हाँ मजूरा करेक्ट बोल रहे हो, इनफाइनाइट ऑर्बिट रहते हैं। वेदांत, रश्मि करेक्ट। ये हम लोगों ने बोर्स थियरी में देखा था, देख लो बोर्स थियरी में मैंने जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई लिख के लिया था, तो n कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी, ऐसा लिख के दिया था। एन एटम कैन हैव इनफाइनाइट ऑर्बिट, कितने भी रह सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में रहते हैं क्या, नहीं रहते, बस थियरी, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू इट कैन हैव इनफाइनाइट ऑर्बिट। क्योंकि भाई अभी हम लोग 7 पे बोल गए, चलो हम लोग के पास जितने भी एटम्स है उनके अंदर सिर्फ 7 शेल्स है, तो 7 के आगे अगर नया मिल गया 8 आ गए, वापस चेंज करना पड़ेगा ना। रादर देन दैट इतना बोल देते कि इनफाइनाइट है, अब 8 आने दो, 9 आने दो, 10 आने दो, इन्फिनिटी तो नहीं होगा कभी, इतना हम लोगों को पता है। इसलिए सेफर साइड हम लोगों ने इन्फिनिटी बोल के रख दिया है। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू, ग्राउंड स्टेट लिखने के लिए फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1 टू n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये एक नई डेफिनेशन हो गई और इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में जरा सोचते हैं, चलो। तो डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या था गाइस, डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा ई का फॉर्मूला था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर, ठीक है। एन वन इज 1, एन टू इज इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी पे लेके जाना है हम लोग, खत्म। अब मुझे बताओ, यहाँ पे तुम लोग जब ये वैल्यूज पुट करोगे तो -13 इंटू जेड स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, इंटू 1/1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस एन टू मतलब क्या, 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब गाइज मुझे बताओ, गाइज अब मुझे बताओ, इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, इन्फिनिटी, एंड 1/इन्फिनिटी कितनी होती है, 1/इन्फिनिटी कितनी होती है, 0, वेरी नाइस। तो 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर विल बिकम 0, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, क्योंकि 1/1 इज 1, तो फाइनल फॉर्मूला इतना बच गया। गाइस इस फॉर्मूला के ऊपर तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, इतने बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। एंड सिर्फ तुम्हारे एग्जाम में नहीं, जेई मेंस में ही नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जेई मेंस में आया है ये, और बहुत सारे एग्जाम में इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिस फॉर्मूला इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो हाउ जीरो, अरे 1/इन्फिनिटी, तुम लोग ही मुझे बताओ, अगर तुम लोग 1 को इन्फिनिटी के साथ डिवाइड करने गए तो आंसर क्या आएगा, 1 इज डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, तो पहले तो डिवीजन नहीं होगा तो 0 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 आया, वापस 1 बच गया, फिर तुम लोग वापस 0 0 0 0 0 0 ऐड करते जाओगे और ये बढ़ते जाएगा। फिर मुझे बताओ, तुम लोग इसको कितने भी जीरो के साथ ऐड करते जाओ और इसे कितना भी बढ़ाते जाओ,
तुम लोग कभी भी इसको इन्फिनिटी के नजदीक ले जा पाओगे क्या? कितने भी जीरो ऐड करो, इन्फिनिटी इज ऑलवेज ग्रेटर, ये जीरो बढ़ते ही जाएंगे, एंड फाइनल तुम लोगों का आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या बन जाएगा? जीरो ही बन जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट, नथिंग एल्स। चलो, अब इस फॉर्मूला के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो दिस फॉर्मूला इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे इंपॉर्टेंट बना के लिख देना। ठीक है, ऐसे स्टार मार्क कर देना इसको। एंड लिमिट ऑफ इट इज जीरो, करेक्ट बोल रहे हो। अब एक क्वेश्चन लो, कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एच, एच प्लस एंड एल आई प्लस टू। इन तीनों के ऊपर ही अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार आए हैं। ठीक है, तो एच, एच प्लस टू, इन तीनों के लिए तुम लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। करो जरा मेरे लिए, ऊपर ही तुम लोगों के पास फॉर्मूला है, इस एनर्जी को अभी आयनाइजेशन एनर्जी लिखना। ठीक है, इसे एक काम करो, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर दो। हम लोगों ने डेल्टा ही नहीं निकाला अभी, हम लोगों ने अभी आयनाइजेशन के लिए फॉर्मूला निकाला है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, यस यश, डाउट है क्या कुछ? वरुण करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो इन तीनों के लिए जल्दी जल्दी आंसर निकालो, एक साथ सारे आंसर सेंड कर देना, और लिख भी दो, लिखना बाकी है आई गेस बहुत लोगों का। ओके, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है निहारिका। वरुण करेक्ट आंसर है, सोम चिंदारकर करेक्ट आंसर है, नाइस। चलो गाइस, बताओ। दीप करेक्ट आंसर है। मधुरा माइनस में आंसर नहीं आएगा, प्लस में आना चाहिए। सी गाइस, दिस इज द एनर्जी टू रिपेल देम, या फिर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए, तो ये पॉजिटिव में है। तो मयंक करेक्ट आंसर है, स्वयं करेक्ट आंसर है, रुद्रा, सिद्धार्थ, सिद्धिका करेक्ट, कृष्णा, उन्नति, किया करेक्ट, मधुरा, भूमि करेक्ट आंसर है, विमी, रश्मि करेक्ट। ओके रश्मि, आपका थर्ड आंसर जो है उसमें थोड़ी मिस्टेक है। भूमि, इवन योर इन योर सेकंड एंड थर्ड आंसर देयर इज वन मिस्टेक। आपने स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं किया है, देखो आपने स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं किया है। नील करेक्ट आंसर है, सिर्फ लास्ट वाले में आपने मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक की है। मधुरा, लास्ट वाले में मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक है। हुबा करेक्ट आंसर है, हुबा सेकंड वाले में मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक है। चलो गाइस, अभी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मूला है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू रहती है 1, तो इंटू 1। तो इसके लिए तो सारे आंसर घूम फिर के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आते हैं। अब हीलियम के लिए जेड की वैल्यू हो जाती है 2, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू हो जाती है 3। तो आयनाइजेशन एनर्जी और एच प्लस 13.6 इंटू 4, 4 6 जा 24 पॉइंट आ गया, 4 3 जा 12, तो 4 1 कैरी फॉरवर्ड, एंड ये हो गया 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड सिमिलरली आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 3, तो 13.6 इंटू 9, तो 9 6 जा 54 पॉइंट आ गए, 5 कैरी फॉरवर्ड, 9 3 जा 25, सॉरी 27, प्लस 5 32, तो 2 3 कैरी फॉरवर्ड, 9 1 जा 9, 3 कैरी फॉरवर्ड हो गए थे, तो 12 122 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है गाइस, दीज आर द आंसर। एंड लिथियम +3 नहीं +2 रहता है, मैं हमेशा इसमें +3 लिख देता हूँ, आई डोंट नो व्हाई, तो दिस इज +2। ओके, तो गाइस कोई शक? अब आज का लास्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग सिर्फ थियरी पढ़ने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं होने वाले। ठीक है गाइस, देखो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर लेके जाओ, उधर से वापस नीचे लाओ। ऑल दीज थिंग्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, एंड अभी हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले इस चैप्टर की, विच इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, विच इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तुम लोगों को ये वर्ड मैंने पहले भी एक बार सुनाया था, रदरफोर्ड की थियरी में, लेक्चर नंबर 3 में। एंड तभी मैंने बताया था कि ये लेक्चर में हम लोग, चैप्टर में हम लोग बहुत आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब क्या? ठीक है, तो द स्टडी ऑफ
द स्टडी ऑफ emission emission and absorption spectra spectra of hydrogen. Guys, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऐसे दो स्पेक्ट्रम आते हैं और वो दोनों हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड रदरफोर्ड की थियरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती। करेक्ट बोल रहे हो। अब बोर्स की थियरी ये एक्सप्लेन कर पाती है जस्ट बिकॉज ऑफ कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट्स, ये स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में एंड ऑल। एंड ऊपर जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किए ना, सेम कैलकुलेशन नीचे यूज होने वाले हैं, सेम टू सेम कैलकुलेशन आने वाले हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो थोड़ी थियरी पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद स्पेक्ट्रम। तो देखो गाइस, स्पेक्ट्रम जो रहते हैं इनका क्लासिफिकेशन पहले हम लोगों को पढ़ना है। तो दे आर क्लासिफाइड एज, स्पेक्ट्रम जो रहता है बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली मतलब ये केमिस्ट्री का बैकबोन है। याद रखो, अगर स्पेक्ट्रम नहीं होगा तो केमिस्ट्री में आधी से ज्यादा रिसर्च हो नहीं पाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अनलकीली हम लोगों की सिलेबस में ये बहुत कम है, तो ये पूरा भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो फर्स्ट इज बेस्ड ऑन नेचर, इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर एंड बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है। तो नेचर के बेसिस पे इसके क्लासिफिकेशन और आगे चले जाते हैं। एक रहता है कंटिन्यूअस, एक रहता है कंटिन्यूअस। अब सेकंड वाला तुम लोगों के दिमाग में आ भी गया होगा। नेचर इसके दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है कंटिन्यूअस नेचर, दूसरा रहता है डिसकंटिन्यूअस नेचर, ठीक है। अब कंटिन्यूअस मतलब क्या, तो एकदम मस्त वाले ऐसे कलरेशन दिखेंगे तुम लोगों को, विद्युत पूरा अच्छे से दिखेगा। डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या, तो वॉयलेट है, उसके बाद डायरेक्ट ब्लू है, उसके बाद डायरेक्ट येलो है, उसके बाद डायरेक्ट रेड है। तो ऐसे आधे अधूरे कलर्स दिखेंगे, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन ओरिजिन मतलब क्या, तो एक रहता है एब्जॉर्प्शन एंड दूसरा रहता है एमिशन। चलो गाइस, जरा देखते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब क्या, कंटिन्यूअस मतलब क्या। अभी हम लोग इन वर्ड्स का मीनिंग देखने वाले हैं। हाँ, बाय द डिसकंटिन्यूअस में दो टाइप रहते हैं, डिसकंटिन्यूअस में भी दो टाइप रहते हैं, जो बताना भूल गया। एक रहता है लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा रहता है बैंड स्पेक्ट्रम। छोटे छोटे लाइंस आते हैं और कुछ जगह पे ऐसे बड़े बड़े बैंड्स बनते हैं, ठीक है। तो चलो गाइस, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये आई गेस मुझे अभी तुम लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तुम लोगों को रेनबो लाइक मिलेगा। रेनबो इज नॉट डिसकंटिन्यूअस, रेनबो में तुम लोगों को ग्रेजुअल कलरेशन दिखता है। डिसकंटिन्यूअस कैसे दिखता है वो मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा, डोंट वरी। तो आज हम लोग एक यूट्यूब पे वीडियो भी देखेंगे। मेरे पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म में से मैंने व्हाइट लाइट पास की, तो ये व्हाइट लाइट एकदम मस्त वाली स्प्रेड हो गई एंड ये स्प्रेड होके अलग अलग कलर्स मिलने लग गए, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। तो दिस इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तुम लोगों को एकदम मस्त वाला एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल गया। गाइस, आर यू गेटिंग इट। रेनबो, रेनबो में कलरेशन जो चेंज कलरेशन में आता है वैसे एकदम ग्रेजुअल आता है। गाइस यहाँ पे देखो, दिस इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये तुम लोगों को कलर व्हील दिख रहा है, कैन यू सी दिस कलर व्हील, दिस कलर व्हील रिप्रेजेंट्स अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। दिख रहे कितने ग्रेजुअल कलरेशन आ रहे हैं, कितने मस्त वाले कलरेशन आ रहे हैं। इसमें तुम लोगों को बीच में ही कुछ गायब दिख रहा है क्या, बीच में ऐसे ब्लैक लाइन है, बीच में ऐसा कुछ ब्लैक है जिसमें कलर्स नहीं है, नहीं दिख रहा है। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। हम लोग वीडियो में जब देखेंगे तो और प्रिटी दिखेगा, बट अभी के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, स्पेक्ट्रम। अब डिसकंटिन्यूअस कैसे दिखता है, देखो डिसकंटिन्यूअस में दो टाइप रहती है, एक रहता है लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा रहता है बैंड स्पेक्ट्रम। और ड्रॉ तुम लोगों के ऊपर है, करोगे तो अच्छा ही है, तुम लोगों को याद रहेगा ड्रॉ करना, अगर करना हो तो, बट करो अच्छा होगा। अब
लाइन स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, तुम लोगों को ऐसे छोटी छोटी एकदम फाइन लाइंस मिलते हैं, एकदम फाइन लाइन, समझ में आ रहा है? ऐसे छोटी छोटी फाइन लाइंस मिलती है, बट दे आर नॉट कंटिन्यूअस। यूजुअली ब्लू के बाद क्या आता है, ग्रीन आता है, बट ग्रीन नहीं रहेगा, डायरेक्ट येलो रहेगा। और उसके बाद येलो के बाद ऑरेंज आता है, बट ऑरेंज के बदले यहाँ पे डायरेक्ट रेड रहेगा। तो दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसमें बीच बीच में गैप्स रहती है। बैंड स्पेक्ट्रम भी डिसकंटिन्यूअस रहता है, बस उसमें बड़े बैंड्स आते हैं, उसमें बड़े बड़े बैंड्स आते हैं, मतलब ऐसा कुछ दिखता है। दिस इज द बैंड स्पेक्ट्रम, जिसमें डिसकंटिन्यूटी तो है, बट ऐसे बड़े बड़े बैंड हैं। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस, नथिंग एल्स। नाउ गाइस, लाइन स्पेक्ट्रम जो है, ये तुम लोगों को याद रखना है, लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो हम लोगों को दिखाते हैं एटम्स, एंड बैंड स्पेक्ट्रम जो है वो हम लोगों को दिखाते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो गाइस तुम लोगों को क्वेश्चन आ रहा है क्या? देखो, रेनबो भी कंटिन्यूअस है, प्रिज्म के थ्रू भी तुम लोग जब कलर पास करते हो, लाइट पास करते हो, तो कंटिन्यूअस आता है। तो तुम लोगों को ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है क्या कि हाँ दिखाते हैं, तो ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखता कहाँ पे है? ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, क्योंकि साला ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फिर दिखेगा कहाँ पे? आ रहा है ना? ठीक है, तो नहीं, मुझे अभी खाना बनाना नहीं, अभी खाना खाना है, एक्चुअली मुझे भूख लगी है अब। तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हम लोगों को दिखेगा कहाँ पे? अब नेचर में हर एक जगह पे ये दिखता रहता है, सिर्फ हमारी आईज उसे कैच नहीं कर पाती। याद रखो, नेचर में ये हर एक जगह पे है, हमारी आईज उसे कैच नहीं कर पाती अनलकीली। तो अब जरा पहले इसके पीछे की थियरी देखते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता कैसे है, एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एक वीडियो की तरफ। छोटी सी लास्ट चीज, एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लास्ट एमिशन स्पेक्ट्रम की थियरी थोड़ी सी, फिर हम लोग एक वीडियो देखेंगे। एमिशन स्पेक्ट्रम हम लोगों का हो गया है देख के, हम लोग पढ़ के हो चुके हैं, सिर्फ वापस वही रामायण हमेशा का। ये प्रोटॉन है, ठीक है, एंड इसके अंदर ये अलग अलग शेल्स आ जाते हैं, अपना वाईफाई का सिग्नल। ठीक है, दिख रहा है ये वाईफाई का सिग्नल। अब कोई एक एटम है, ऐसे ही प्यार से बैठा था, कोई एक एटम है ऐसे ही प्यार से बैठा था, तुम लोगों को उसका सुख दिखा नहीं गया, तुम लोगों ने दो वायर्स उठाई और उसको करंट दे दिया। एक एटम था जो ऐसे ही आराम से बैठा था, तुम लोगों को उसका सुख दिखा नहीं गया, तुम लोगों ने एक वायर ली और उसको करंट दे दिया। अब मुझे बताओ, जैसे ही तुम लोगों को मैंने अगर करंट दे दिया, तो तुम लोगों को झटका लगेगा, एक्साइट हो जाओगे। अब वैसे ही तुम लोगों ने एटम को करंट दे दिया, उसको झटका लगा। अब जैसे उसको झटका लगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पहले एमिशन देख लेते हैं। तुम लोगों को जैसे ही झटका लगा, तो तुम लोग एक्साइटेशन में चले गए, मुझे मारने के लिए पीछे पड़ जाओगे। तो वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को मैंने करंट दे दिया, ये एक्साइट हो गया, एक्साइट हो गया। तो एक्साइटेशन होने के बाद ये एनर्जी गेन करके हायर ऑर्बिट में चला गया। इज इट क्लियर? यहाँ पे तुम लोगों ने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। इज इट क्लियर गाइस? अब मुझे बताओ, तुम लोग बाद में सोचोगे अरे नहीं, चल अपने ही सर थे, पढ़ा रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो पढ़ाते पढ़ाते साइंस के लिए दे दिया, उतना तो हम लोग भी सहन कर ले, चलेगा। तो तुम लोग वापस डीएक्साइट हो जाओगे, मतलब शांत हो जाओगे, चलो यार भगा, सर है, नहीं कर सकता। तो तुम लोग वापस डीएक्साइट हो गए, तुम लोग वापस डीएक्साइट हो गए। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी वापस डीएक्साइट होगा, क्योंकि उसको पता है कि यार हायर एनर्जी में अपना कुछ पढ़ा ही नहीं है। हायर एनर्जी में रहना मतलब अनकंफर्टेबल, लोअर एनर्जी में जाके आराम से स्टेबल बन के रहो, सुख मिलेगा। ठीक है, वैसे ही सर से पंगा मत लो, सुख मिलेगा। गेटिंग इट? तो सेम वे उसने भी बोला कि नहीं छोड़ो, तुम लोग जैसे सोचोगे कि नहीं सर से पंगा नहीं लेना है, वैसे ही उसने भी सोचा नहीं हायर एनर्जी में नहीं रहना है, लोअर एनर्जी में वापस चले जाते हैं। अब मुझे बताओ, हायर से लोअर में जब जाएगा, ये वापस एनर्जी रिलीज करेगा, बट ये जब एनर्जी रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही रिलीज करे, ये कंपलसरी है क्या? हायर से लोअर में जाते हो कि वापस एनर्जी रिलीज करेगा, बट हायर से लोअर में जाते हो कि इलेक्ट्रिकली करे, कंपलसरी है क्या? नहीं। तो अभी ये एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। गाइस गेटिंग इट? हाँ भाई, एक एटम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे देगा? ये फोटोन के फॉर्म में एनर्जी देगा। ठीक है, अब देखो, मैं इसे करंट जब देता हूं, तो ये सिर्फ फर्स्ट में से सेकंड में ही जाइए, कंपलसरी है क्या? या इट कैन गो फ्रॉम सेकंड टू थर्ड ऑल्सो? ये सेकंड टू थर्ड जा सकता है क्या गाइस? ये सेकंड टू थर्ड और वापस यहाँ से यहाँ पे आएगा, ऐसे हो सकता है क्या? एनी शेल में जा सकता है, करेक्ट बोल रहे हो, इट कैन गो इन एनी शेल, इट कैन गो इन एनी शेल। तो ये एक्साइट होके किसी भी शेल में जा सकता है। अब मुझे बताओ,
सेकेंड से फर्स्ट में आते वक्त, सॉरी थर्ड से फर्स्ट में आते वक्त इसने ब्लू येलो कलर की लाइट एमिट की। तो मुझे बताओ थर्ड से फर्स्ट में वो येलो कलर ही एमिट करेगा या कुछ अलग कलर आएगा? थर्ड से फर्स्ट में आते वक्त इसने येलो कलर दिया, तो थर्ड फोर्थ से फर्स्ट में आते वक्त ये येलो कलर ही देगा या कुछ अलग देगा? अलग देगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे एनर्जी चेंज हो गई ना। एनर्जी अगर चेंज होगी तो कलर्स भी चेंज होते हैं। स्पेक्ट्रम याद आ रहा है? स्पेक्ट्रम, एनर्जी अगर चेंज होगी तो कलर्स भी चेंज हो गए। एंड यहाँ पे इसने कुछ अलग कलर दिया जब वो थर्ड से आ रहा था, यहाँ पे उसने अलग कलर दिया जब वो फर्स्ट से इमिट हो रहा था। गाइस आर यू गेटिंग इट? अलग अलग शेल्फ में से जब वो वापस डीएक्साइड होके नीचे आएगा तो तुम लोगों को अलग अलग कलर्स दिखेंगे। एंड मुझे बताओ एटम जब तुम लोगों को कलर्स शो करेगा तो तुम लोगों को ये अलग अलग कलर्स मिलेंगे या इनका कलर मिक्स होके दिखेगा? तुम लोग जब उसको करंट दे रहे हो तो तुम लोगों को ये अलग अलग कलर्स दिखेंगे या ये मिक्स होके एक सिंपल मिक्स कलर दिखेगा? तो अज्यूम करो कि ये ऐसे मिक्स हो गए, ये तीनों ऐसे मिक्स हो गए एंड कोई तुम लोगों को ऐसे मिक्स होके कलर मिल रहा है। अब इसमें से एग्जैक्टली कौन से कलर्स आ रहे हैं वो तुम लोगों को देखना है। तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग लोगे एक प्रिज्म, तुम लोग लोगे, गाइस प्लीज लेफ्ट मत होना, ठीक है? इसके बाद जो वीडियो देखोगे दैट इज वेरी प्रिटी। तो ये प्रिज्म में से तुम लोग पास करोगे, व्हाइट कलर तुम लोगों को मिक्स होके आ रहा है। इसको जैसे ही तुम लोग पास करोगे तब तुम लोगों को सेपरेशन मिलेगा येलो लाइट का, ब्लू लाइट का एंड रेड लाइट का। बट पहले तुम लोगों को मिक्स दिखेंगे। तो मैंने कहा तुम लोगों को जो बोला था ना नियॉन लैंप्स जो रहते हैं वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर है। तो लगाइस तुम लोगों के पास जो नियॉन लैंप्स रहते हैं ना, हाँ ये कंफर्म है कि तुम लोगों को ऐसे ही दिखता है। तुम लोगों के पास जो नियॉन लैंप्स रहते हैं इनके अंदर, उनके अंदर नियॉन गैस फिल्ड रहती है। तुम लोग उसे करंट पास करते हो, करंट पास करने से उसको झटका लगता है, एक्साइट हो जाता है, एक्साइट होने के बाद वापस डी एक्साइट होकर वो जब नीचे आता है तो तुम लोगों को प्रेटी कलर्स दिखते हैं। समझ में आ रहा है गाइस? अरे मेरे पास जो अभी कलर्स है वो मैं कलर्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तुम लोगों को जो कलर्स मिलेंगे वो तुम लोगों को मैं अभी दिखाऊंगा, मतलब यूट्यूब के वीडियोस में तुम लोगों को एग्जैक्ट कलर्स भी दिखेंगे, ठीक है? बट नियॉन बल्ब्स कैसे यूज होते हैं या फिर बिलियन नियॉन लैंप्स किस प्रिंसिपल के ऊपर यूज होते हैं वो समझ में आ रहा है? तुम लोग उसको जब करंट दोगे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, डे एक्साइट होते वक्त तुम लोगों को कलर्स एमिट करके देगा, ठीक है? तो चलो गाइज ये लिख दो, ये लिख दो थियरी, तब तक मैं एक वीडियो ऑन कर रहा हूँ। ओके लिख के हो गया, वेरी नाइस। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं सर्च कर लेता वीडियो। ओके गाइस दिस इज वेरी प्रिटी, ठीक है, एंड वेरी नाइस। जस्ट इस वीडियो में एक छोटा सा चेंज है। रादर देन यूजिंग अ प्रिज्म, दिस गाय इज यूजिंग अ ग्रेटिंग, ठीक है? ग्रेटिंग जो है वो तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर पढ़ाई जाएगी। मैं अभी के लिए वीडियो ऑफ कर रहा हूँ बिकॉज एज यूजुअल इंटरनेट स्पीड थोड़ी स्लो है, ठीक है? तो यहाँ पे ये ग्रेटिंग यूज कर रहे हैं। ग्रेटिंग क्या रहता है वो तुम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। अभी के लिए वेट अ मिनट, अभी तक वीडियो प्ले नहीं हुआ है, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, ठीक है? ओके तो गाइस वीडियो दिख रहा है अभी सबको? कैन यू सी इट? ओके गाइस, तो देखो उन्होंने एक लैंप लिया है और वो जो प्लास्टिक की फिल्म दिख रही है तुम लोगों को, दैट इज अ ग्रेटिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेटिंग, ठीक है? तो उस ग्रेटिंग के ऊपर तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा अलग अलग सुंदर सुंदर कलर्स दिख रहे हैं। मुझे बताओ प्रिज्म के बदले ग्रेटिंग यूज हो रहा है, उतना तुम लोगों को समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेटिंग के ऊपर तुम लोगों को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिख रहा है या डिसकंटिन्यूस? दिस इज अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूस, देखो जरा ग्रेटिंग के ऊपर क्या दिख रहा है, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस? कंटिन्यूस दिख रहा है, वेरी नाइस। दिस इज अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अगर फिर भी डाउट होगा, ही इज एक्सप्लेनिंग व्हाट इज अ ग्रेटिंग, ठीक है? तुम लोग ये वीडियो बाद में आराम से देखना। अब देखो तुम लोगों को लैंप के सामने कलर कैसे स्प्लिट होते हुए दिखेंगे, दिख रहे हैं? हाँ हाँ। दिस इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, जल्दी आंसर दो, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस? कंटिन्यूस, दिस इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, याद रखो दिस इज कंटिन्यूस। गाइस तुम लोगों को यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे दिख रही है?
देखो पूरा ऐसे एकदम स्प्रेड हो गया है, एकदम कंटिन्यूअस है, ये इतना पार्ट पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है, दिख रहा है? ठीक है, तो गैप्स नहीं 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 अरे तुम लोगों को डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखाऊंगा, डिसकंटिन्यूअस कितना डिसकंटिन्यूअस रहता है वो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। दिस इज कंटिन्यूअस फॉर नाउ, ठीक है। यप, इट डज लुक्स वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। अब गाइस अभी वो लैंप यूज करने वाला है। अब इस लैंप के अंदर कौन सी गैस है वो मुझे पता नहीं, अभी ये गैस दिखाएंगे तुम लोगों को, देखो गैस शो करेंगे वो। हाँ, तो दिस इज अ लैंप, ठीक है, दिस इज अ लैंप एंड इन दिस लैंप ही हैज पुट सम गैस, ठीक है। अभी ये गैस कौन से है वो मुझे पता नहीं है, मैंने भी अभी हमेशा ये वीडियो स्टूडेंट्स के साथ ही देखा है। तो दिस इज अ लैंप एंड इट माइट कंटेन सम गैस, ठीक है। कौन सी गैस है वो तुम लोग बाद में वीडियो ऑडियो ऑन करके देख लेना, ठीक है। अब ये इसे करंट पास करेंगे, इसमें से करंट पास करेंगे, करंट पास करेंगे तो देखना ये कितना मस्त दिखेगा, नियॉन लैंप्स जैसा ही दिखने वाला है ये। ओके, तो अब करंट पास होने के बाद देखो, पहले पीछे का लैंप ऑफ कर दिया, अब इसमें से करंट पास देखो गाइस, दिख रहा है? इज इट लुकिंग लाइक अ नियॉन लैंप? ठीक है। अब इसमें जब वो ग्रेटिंग यूज करेंगे, इसमें जब लाइट स्प्लिट होगी तो देखो ये लाइट कितने कलर्स की बनी है। अब तुम लोगों को डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखेगा, ब्लू कलर जो है वो जब स्प्लिट होगा तब देखना, इट लुक्स लाइक स्काई ब्लू, करेक्ट बोल रहे हो। अब इसमें से जब ग्रेटिंग पास करेंगे तब देखना तुम लोगों को एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखेगा, बहुत मस्त दिखता है ये। अरे ये वीडियो पॉज हुआ है क्या? इट इज गोइंग ऑन, ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट, वो कुछ बात कर रहे रहेंगे, वो बता रहे रहेंगे कि एक्साइटेशन हो रहा है उसकी वजह से लाइट्स मिल रही है। अब हाँ, तो गाइस कैन यू सी अ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ओवर हियर? दिख रहा है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? तो इट इज अ बैंड, करेक्ट बोल रहे हो, इट्स अ बैंड स्पेक्ट्रम। तुम लोगों को बड़े बड़े बैंड्स मिल रहे हैं, फाइन लाइंस नहीं मिल रही है, बड़े बड़े बैंड्स मिल रहे हैं। तो दिस इज वेरी प्रिटी, करेक्ट बोल रहे हो, दिस इज रियली प्रिटी एंड एट द सेम टाइम दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अभी समझ में आ रहा है डिफरेंस कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का? तो इसके आगे इन्होंने और अलग अलग गैसेज यूज किए, ये वीडियो देखना तुम लोग बाद में आराम से, देखो इवन दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दिख रहा है पहले के कंपैरिजन में इसमें भी डिसकंटिन्यूटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड दिस इज अ बैंड स्पेक्ट्रम, आई गेस उन्होंने और एक सेल यूज किए। हाँ, दिस इज सोडियम वेपर लैंप, आई गेस ये सोडियम का है, हाँ ये सोडियम का वेपर लैंप है, जिसमें तुम लोगों को सोडियम के कलर्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये हम लोगों के स्ट्रीट लाइट्स में यूज होता है, ये हाइड्रोजन है, दिस इज हाइड्रोजन, हाँ ये पक्का हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐसे वॉयलेट कलर दिखाता है। हाँ, स्ट्रीट्स में जो हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजन ऐसा वॉयलेट कलरेशन दिखाता है, दिस इज फ्रॉम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ऐसे वॉयलेट कलर मिलता है, मोस्टली दिस इज हाइड्रोजन है मोस्टली। तो वॉयलेट कलर इज मेड अप ऑफ रेड एंड ब्लू, तुम लोगों को आज जिसका मैंने प्रूफ दिखा दिया, देखो ठीक है। तो चलो गाइस, ये वीडियो आराम से देखना, तुम लोग इसको बहुत बार देख सकते हो, दिस इज बोरिंग तो ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एंड दिस गैस लास्ट, अरे ये गैस इनफाइनाइट टाइम चलेगी, जब तक तुम लोग करंट दे रहे हो तब तक ये चलते ही रहेगा। हाउ एटम कैन रेडिएट कलर, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो चलो गाइस, आई होप यू एंजॉयड आवर लेक्चर एंड टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन। चलो बाय 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 एवरीवन।